पढ़ चुके हैं कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था दैट वाज डिज़ाइनिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या डिस्कस करना है, हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर के प्रोसेस के अंदर HCI का मेन रोल क्या है। ठीक है, तो हम ये बेसिकली कुछ चीज़ें हम HCI से रिलेटेड जो है वो हम सॉफ्टवेयर के प्रोसेस के अंदर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एक ह्यूमन कंप्यूटिंग इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर यूज़ कैसे होती है या उसका मेन रोल क्या है। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर जो है ये टोटली इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कंटेंट जो आज का इस चैप्टर का है वो ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो यूज़ होती है। ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ डेवलप करने जाते हैं तो उसको डेवलप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपके स्टेप्स हैं उसको एक सिस्टमेटिक अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो भी हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज़ करते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल क्या चीज़ होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल बेसिकली जो है जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आपके जितने भी डिज़ाइन प्रोसेस आ गए या सॉफ्टवेयर की स्टेजेस आ गए या लाइफ साइकिल आ गया या उसके अंदर उसकी यूजिबिलिटी जो आ गई। ठीक है, हर स्टेप के ऊपर जो हम उसकी यूजिबिलिटी को देखते हैं या उसकी रिलायबिलिटी को जो हम देखते हैं ये बेसिकली उसका एक लाइफ साइकिल कहलाता है। ठीक है, अब लाइफ साइकिल के अंदर बेसिकली हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके जितने भी स्टेप्स है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज अगर आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से, तो बेसिकली जब आप उसके पास जाएंगे, जब आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट देंगे तो वो जब आपसे अपनी रिक्वायरमेंट सुनेंगे तो रिक्वायरमेंट सुनने के बाद वो ये देखेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि बेसिकली आपने ये ओवरऑल सिस्टम किस पर्पस के लिए बनाना है। ठीक है, किस इन्वायरमेंट के लिए बनाना है और इसको किस तरह का यूज़र इसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल जितने भी चीज़ें आपके साथ वो डिस्कस करेगा तो हर एक चीज़ का एक अपना स्टेज होता है। ठीक है, तो वो जितने भी नंबर ऑफ़ स्टेजेस जो आपके हैं ये बेसिकली ओवरऑल जो नंबर ऑफ़ स्टेजेस आपके हैं इसको हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास बेसिकली सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमने यूज़र्स जो आपके हैं, जो आपका कस्टमर है। ठीक है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, जो कि आपका एक कस्टमर के तौर पर आपके पास आता है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है कि आपने कस्टमर को डिस्टिंग्विश करना है। अब कस्टमर को हम कैसे डिस्टिंग्विश मीन्स कि आपने डिफरेंस करना है कि बेसिकली जो चीज़ ये डिज़ाइन करवाने जा रहा है क्या ये एक्चुअल यूज़र यही है, मीन्स कि यही उसको यूज़ करेगा। ठीक है, या डिज़ाइनर जो है, ठीक है, वो आपका कस्टमर हो सकता है या डिज़ाइनर ख़ुद भी एक कस्टमर हो सकता है। मतलब लेट्स सपोज अगर एक डिज़ाइनर अपने लिए कोई चीज़ बनाने जा रहा है तो ये वो ख़ुद भी एक एज अ कस्टमर के तौर पर हो सकता है। ठीक है, या आपके बेसिकली बाकी भी ग्रुप ऑफ पीपल भी जो है वो भी आपके जो है वो एक कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर हमारे हो सकते हैं। वो यूज़र भी हो सकता है जो कि आपके पास एक न्यू क्लाइंट आता है या कोई कस्टमर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि एक डिज़ाइनर भी खुद एक यूज़र हो सकता है क्योंकि वो भी अपने लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकता है या डेवलप कर सकता है। उसके बाद आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी आप जो है वो बेसिकली आपके वो कस्टमर हो सकते हैं। जिस तरह अगर आपने देखा हो जिस तरह प्ले स्टोर के ऊपर आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन बनाने के बाद आप उसको प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर देते हैं। अब उसके बाद
डिफरेंट यूज़र है, हर किस्म का यूज़र जो है वहाँ से वो एप्लीकेशन या गेम जो भी डाउनलोड करता है, डाउनलोड करने के बाद उसको जब यूज़ करता है तो आपकी ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है ये आपके कस्टमर हो गए, ठीक है, उस डेवलपर के लिए जो जिसने वो वाली एप्लीकेशन बनाई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि एक डेवलपर को ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए, ये डिफरेंस करना चाहिए कि बेसिकली उसका यूज़र कौन होगा, उसका कस्टमर कौन होगा, उसका क्लाइंट कौन होगा, ठीक है। तो उनके दरमियान उसको डिफरेंस का बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको उसके डिफरेंस के बारे में पता नहीं होगा तब तक वो एक प्रॉपर एप्लीकेशन डिज़ाइन नहीं कर सकता या उसकी यूजिबिलिटी इतनी परफेक्ट नहीं होगी। अब आपको ऑलरेडी पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉडल आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। अब वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सबसे पहले जो चीज़ है वो आपकी है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर के अंदर भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या होती है, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है, जो भी रिक्वायरमेंट एक डिज़ाइनर या एक जो रिक्वायरमेंट गैदर करता है डेवलपर, उसके बाद उन रिक्वायरमेंट की वो एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करता है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद फिर उसकी डिटेल डिज़ाइनिंग वो करता है, डिटेल डिज़ाइनिंग के बाद फिर उसकी वो कोडिंग इंजीनियर टेस्टिंग करता है, उसके बाद फिर वो उनकी इंटीग्रेशन करता है और टेस्टिंग करता है, उसके बाद एट टाइम उसकी ऑपरेशन या मेंटेनेंस होती है। अब इन हर एक स्टेज को हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। अब सबसे पहले जो हमारा स्टेप है, ठीक है, ये जितने भी स्टेप्स हमने लास्ट डिस्कस किए हैं ये बेसिकली ओवरऑल आपका क्या शो कर रहा है, एक लाइफ साइकिल शो कर रहा है, ठीक है। पिछले साइड में जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक सॉफ्टवेयर का बेसिकली लाइफ साइकिल क्या है, कि जितने भी स्टेजेस उसकी डेवलपमेंट के अंदर आ रहे हैं, ये ओवरऑल जो आपके स्टेजेस है इनको हम बेसिकली सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल डाल देता है। अब पहला स्टेज जो है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का वो उसकी है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या है, ठीक है, कि जब भी लेट सपोज अगर एक कस्टमर ने एक सिस्टम डिज़ाइन करवाना है या एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना है, तो डिज़ाइन करने के लिए वो एक डेवलपर के पास जाएगा। जब वो एक डेवलपर के पास जाएगा, डेवलपर के साथ सबसे पहले वो अपनी तमाम चीज़ें डिस्कस करेगा कि यार मुझे इस तरह की एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, जो कि मेरी ये चीज़ें तमाम चीज़ें परफॉर्म करे। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ वो उस डेवलपर के साथ डिस्कस करता है, ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम कहते हैं। अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर बेसिकली ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ है, जो डेवलपर होता है वो यूज़र से या कस्टमर से क्या इंफॉर्मेशन लेता है, सबसे पहले जो चीज़ है वो यूज़र से ये पूछता है कि आपका इन्वायरमेंट किस तरह, ठीक है। मीन्स लेट्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ठीक है, अगर आपने एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन डिज़ाइन करवानी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो जब भी एक डेवलपर के पास जाएगा तो डेवलपर सबसे पहले उससे पूछेगा कि आपका ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट है क्या वो एक मैनुअल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह पुराने दौर के अंदर जो थे वो बेसिकली वो रजिस्टर्स के ऊपर तमाम जो डेटा है वो वहाँ पर नोट करते थे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो यही पूछेगा कि आपका जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है क्या वो मैनुअल सिस्टम है या आप ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है, या उसके अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है जो आपके लिए वो फिजिबल नहीं है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो उस कस्टमर से वो गैदर करता है ताकि उसको ये अंडरस्टैंडेबल हो जाए डेवलपर को कि बेसिकली इसके लिए मैं किस टाइप का प्रोडक्ट बना के दूँ जहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल और रिलायबल हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है बेसिकली ये हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के दौरान हम एक कस्टमर के साथ डिस्कस करते हैं कि वो उसका ऑलरेडी इन्वायरमेंट क्या है, या वो कोई ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, या ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है उसको उसने अपडेट करवाना है, या न्यू फंक्शनैलिटी उसके अंदर मर्ज करवानी है। तो ये तमाम डिस्कशन जो है ये बेसिकली उस कस्टमर के साथ डिस्कस की जाती है ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के स्टेज के अंदर या लाइफ साइकिल के अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास डिटेल
इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है, कि किस इन्वायरमेंट में वो जो है आपने डिज़ाइन करवाना है, ठीक है, या कोई ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट को अपडेट करवाना है या उसको रिप्लेस करवाना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर हम गैदर करते हैं। अब रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या होती है कि पहले स्टेज जो आपका है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जब भी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाता है तो डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले जो स्टेप होता है उसको हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट का सबसे पहला फेज़ है जिसके अंदर आप एक कस्टमर के साथ तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं उसकी अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। वो तमाम लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करने के बाद में आप उसको टू एग्जीक्यूटिबल लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप तमाम रिक्वायरमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं। अब इस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, इनिशियली सबसे पहले आप कस्टमर से उसकी नेटिव लैंग्वेज मीन्स कि चाहे वो उर्दू बोलता है, चाहे वो जिस तरह की मतलब जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है उर्दू या इंग्लिश, ठीक है, उससे वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है। उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद फिर एक डेवलपर उन तमाम इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूटिबल लैंग्वेज मीन्स के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, ठीक है, जिस तरह आपको ऑलरेडी पता है कि पाइथन हो गई, जावा हो गई, ठीक है, सी प्लस प्लस हो गई, सी शार्प, तो ये तमाम जो आपकी लैंग्वेजेस है इसको हम एग्जीक्यूटिबल लैंग्वेज कहते हैं। तो इन तमाम एग्जीक्यूटिबल लैंग्वेज में हम उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन या उसको हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक यूज़र से उसकी नेटिव लैंग्वेज जो है उसके अंदर उससे रिक्वायरमेंट लेने के बाद एक डेवलपर उसको फिर मैथमेटिकल मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट करता है जो कि एज एग्जीक्यूटिबल लैंग्वेज जो आपकी सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती है उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वो नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करता है। अब क्योंकि जैसे ही वो रिक्वायरमेंट गैदर करता है, ठीक है, जो कि एक नेटिव लैंग्वेज होती है, तो वो बेसिकली क्या होती है, एक एम्बिगुअस होती है। एम्बिगुअस का मतलब क्या है कि वो ज़रा थोड़ा सा कन्फ्यूजिबल होती है एक डेवलपर के लिए। कैसे कन्फ्यूजिबल होती है, लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनानी है तो फाइनेंशियल एप्लीकेशन के अंदर अगर एक मॉड्यूल इन्वेंट्री का है, ठीक है, तो इन्वेंट्री मीन्स कि जब वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर रिक्वायरमेंट देगा डेवलपर को, तो वो ये बताएगा कि फ़्यू इन्वेंट्री के ऊपर उसकी अगर उसकी इन्वेंट्री जो है वो फ़्यू हो जाए, कम हो जाए, तो उसको एक नोटिफिकेशन जारी कर देने चाहिए कि आपकी इन्वेंट्री के अंदर जो है वो जितनी भी आपकी स्टॉक है वो कम रहेगी, ठीक है। इस तरह की एक नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है बेसिकली फ़्यू का मतलब कितना अमाउंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिबल हो जाता है एक डेवलपर के लिए कि फ़्यू का मतलब कितना फ़्यू। तो उसके बाद फिर क्या करता है एक डेवलपर, उसको एक मैथमेटिकल मॉडल्स में कन्वर्ट करने के बाद उस फ़्यू की कन्फ्यूजन जो है उसको रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है कि अगर उसने फ़्यू का वर्ड यूज़ किया तो फ़्यू मीन्स हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट फ़्यू, ठीक है। अगर वो 10% कहता है, ठीक है, 10% मीन्स लेस दैन 10%। लेस दैन 10% का मतलब क्या है कि जब स्टॉक के अंदर 10% की अमाउंट की स्टॉक रेंज है तो लेस दैन 10% के ऊपर वो एक नोटिफिकेशन जारी कर दे एक यूज़र को कि आपकी स्टॉक के अंदर इतने अमाउंट में रहेंगे तो आपने स्टॉक जो है उसको ऑर्डर कर ले। तो बेसिकली एक इस तरह की जो नेटिव लैंग्वेज के अंदर कन्फ्यूजन होती है इसको हम फिर जो है कन्वर्ट करते हैं एग्जीक्यूटिबल लैंग्वेज में, ताकि ये नेटिव लैंग्वेज के अंदर जितनी भी एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन है वो रिमूव हो जाए। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर जो है हम यूज़ करते हैं। अब अगर इस फिगर के अंदर आप देखें, ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट द यूज़र सेड ही वांटेड, ठीक है। जो यूज़र ने कहा वो डेवलपर ने उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड की, ठीक है। उसके बाद हाउ द रिक्वेस्ट डिस्क्राइब इट, उसने रिक्वेस्ट किस तरह की थी, वो उसकी फिगर इस तरह, ठीक है। अब उसके बाद एनालिस्ट ने उसको कैसे इमेजिन किया, तो उसने ये चीज़ जो फिगर दी हुई है, ठीक है, कि एनालिस्ट ने उसको इस तरह समझ ली। उसके बाद प्रोग्रामर ने, ठीक है, जो प्रोग्रामर है उसने जब प्रोग्रामिंग की तो उसने उसको
टाइप की तरह उसमें इसको प्रोग्रामिंग कर दी। अब इसके प्रोग्रामिंग करने के बाद ठीक है, जो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट था ठीक है, उसने इसको इस तरह कर दिया कि यार ये यहाँ पर इजी वे में जो है यहाँ पर स्विंग नहीं हो सकती है जूला, तो इसलिए इसको सेंटर से काट दो ताकि ये इजी हो जाए। ठीक है, सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट। लेकिन एंड में जब आप यूज़र को एक प्रोडक्ट देते हैं तो प्रोडक्ट देने के बाद यूज़र कहता है कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए थी, तो इसलिए बेसिक पर्पस जो इस ओवरऑल स्लाइड का है वो ये है कि हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एट एंड में पूरी प्रोडक्ट बना लेते हैं तो प्रोडक्ट बनाने के बाद एक यूज़र फिर यही कहता है कि यार मुझे इस तरह की चाहिए, तो भी जो आपकी ओवरऑल मेहनत जो आपने उसके ऊपर स्पेंड की होती है वो तमाम की तमाम आपकी वेस्ट हो जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट आप क्लियरली बहुत ज़्यादा जो है ना अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, ताकि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट हम इसको वाइंड अप कर दिया हम लोगों ने। फर्स्ट स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको अपलोड